हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झा सर एकेडमी फॉर आईएएस। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप लोग गाइस जानते ही हैं। तो अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको सीधे सीधे 8,000 रुपए जो है वो बच जाएंगे आपके 18 महीने का, अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो। और इसके अलावा आप अगर कोड यूज करते हैं झा सर, कैपिटल में JHASIR, झा सर, इस कोड को अगर आप यूज करते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको जो है वो एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को यूज करने के बाद। तो ऑलरेडी जो अनअकैडमी डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहा है, उसके अलावा झासर कोड को आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। राइट, तो याद रखना, झासर कोड कैपिटल लेटर में JHASIR। और अभी काफी सारे कोर्सेज जो है वो इनके स्टार्ट हो रहे हैं 12 जनवरी से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, और ऑप्शनल के कोर्सेज भी जो है वो जनवरी मंथ में काफी सारे शुरू हो रहे हैं। PSIR का, इकोनॉमिक्स का, पबएड का, हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, बहुत सारे ऑप्शनल हैं। राइट, और इसमें एक फायदा यह है कि एक बार बस आपको ऑप्शनल की फीस पे करना है और आप कोई भी ऑप्शनल को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सोशियोलॉजी के लिए फीस पे करी तो आप हिस्ट्री का नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं है। एक ऑप्शनल की फीस पे करो और सभी ऑप्शनल देखो, तो ये इसका एक फायदा है। और झासर कोड तो आप बिल्कुल लिख लो। और इवन जैसे आप ले रहे हो या आपका कोई भी फ्रेंड ले रहा है, राइट, कोई भी कोर्स वगैरह, तो आप झासर कोड उनको दे दो। कोई भी कोर्स अनअकैडमी में कुछ भी चीज परचेज कर रहे हो, झासर कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। राइट, और संडे टू संडे इनका एक क्विज भी जो है वो चलता है। राइट, और इस क्विज में जरूर पार्टिसिपेट किया करो। बहुत ज्यादा लोग इस क्विज में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो क्विज में टॉप रैंकर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप भी जो है वो मिलती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्विज होता है। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं। और बाकी अनअकैडमी EMI पर भी आपको कोर्सेज ऑफर करता है, और साथ ही साथ आपको लोन भी मिल सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। वैसे तो EMI के थ्रू कोर्सेज लो, सबसे बढ़िया रहता है वो। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर EMI के थ्रू कोर्सेज ले लो, अगर एक साथ पैसा पे नहीं करना तो। और बाकी एक साथ पैसा पे करना तो टेंशन फ्री वाली बात ही नहीं है, एक साथ पे करके कोर्स में एनरोल हो जाओ। राइट, तो चलो, ये एक चीज है, झासर कोड का यूज करोगे तो आपको अनअकैडमी पे भी बेनिफिट मिलेगा। गाइस, जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आया है। ओडिशा स्टेट की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 के अमेंडमेंट को, संशोधन को। जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि, यानी कि जो भी लैंड जो है, जमीन जो है, जो जगन्नाथ मंदिर की है, उससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, मामले हैं, इसको सरल बनाने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इस संशोधन में मंदिर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को अब राज्य सरकार की मंजूरी के बिना मंदिर की जमीन को बेचने या पट्टे पर देने की शक्ति प्रदान की गई है। तो न्यूज में सिंपल सी चीज यह है जो आपको ध्यान में रखना है कि ओडिशा के अंदर जो जगन्नाथ मंदिर है, तो बिना ओडिशा सरकार की इजाजत के, बिना उनके अप्रूवल के, मंदिर का जो प्रशासन है, टेंपल का जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, वो इस मंदिर की भूमि को किसी को बेच सकते हैं या किसी को पट्टे पर दे सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो कि ओडिशा सरकार ने एक अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो करी है, एक संशोधन के थ्रू जो है वो करी है। राइट, और अब जगन्नाथ मंदिर के बारे में गाइस बात करें तो माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड गंगा देव द्वारा किया गया था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो राजा हैं, किंग अनंत वर्मन चोड गंगा देव के द्वारा जो है 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में जो है वो इस मंदिर का, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। तो गंगा डायनेस्टी याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। तो याद रखना, यमनिका तीर्थ, इस मंदिर को यमनिका तीर्थ कहते हैं, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो जाती है। मतलब कि जगन्नाथ पुरी जो मंदिर है, इसके अंदर आकर जो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर यमराज जो है वो नहीं एंटर कर सकते। अगर यमराज एंटर भी कर जाएंगे तो उनकी शक्ति जो है वो एंड हो जाएगी। राइट, और ये मंदिर जो है वो 4 धाम, कौन से 4 धाम? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम तीर्थों का एक भाग है। तो पुरी भी 4 धाम का एक भाग है, और प्रत्येक हिंदू से अपने जीवन काल में एक बार इन चारों धाम की यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं
जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इस मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें गाइस, तो इस मंदिर को श्वेत शिवालय या सफेद पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। देखो, एक व्हाइट पगोड़ा है और एक ब्लैक पगोड़ा होता है। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को जो है वो कहते हैं, राइट? और ये चार धाम तीर्थ का एक भाग है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। और इस मंदिर के चार द्वार कौन से हैं? तो पूर्वी सिंह द्वार, जो कि मुख्य द्वार है, इस पर झुके हुए सिंह उत्कीर्ण हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि इसमें हम लोग को कुछ लायंस जो है वो नजर आते हैं इस गेट पर, मेन एंट्रेंस के गेट पर, सिंह द्वार जिसको जो है वो कहा जाता है, राइट? सिंह द्वार। और इसके अलावा दक्षिण द्वार की बात करें, सदन गेट की बात करें, तो इसको अश्व द्वार जो है वो कहा जाता है। और पश्चिम द्वार की बात करें, वेस्टर्न गेट की बात करें, तो वेस्टर्न गेट को व्याघ्र द्वार कहा जाता है। और उत्तरी द्वार की बात करें, नॉर्थ गेट की जो है वो बात करें, तो इसे हस्ती द्वार जो है वो कहा जाता है। तो ये गेट्स के या द्वार के जो है वो नाम हम लोग को देखने को मिलते हैं मंदिर के, जिसकी एक आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। और मंदिर के शीर्ष पर, यानी कि इसके टॉप पर स्थित नील चक्र या फिर नीला पहिया हम लोग को देखने को मिलता है। और ये 8 धातु या अष्ट धातु जिसे कहते हैं उससे बनाया गया है। और प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ यानी कि सूर्य स्तंभ स्थित है। और यह स्तंभ मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थित था। तो हम लोग को यहां पर अरुण स्तंभ या सन पिलर देखने को मिलता है, जो कि ओरिजिनली जो कोणार्क का सन टेम्पल है वहां पर लोकेटेड था। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड, और जो न्यूज आई थी जिसको हमने डिस्कस किया। गाइस, डिस्कस करते हैं भुंग लोटी के बारे में। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि भुंग लोटी क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये एक क्रीपर है, मतलब कि एक लता हम लोग को देखने को मिलती है। और बताया जाता है कि इसको जब कटहल के पेड़ की जड़ों के साथ मिलाया जाता है तो केसरिया रंग प्राप्त होता है। कटहल का इंग्लिश नाम जो है वो जैक फ्रूट है। तो जैक फ्रूट ट्री की जो रूट्स हम लोग को देखने को मिलती है, जड़ें देखने को मिलती है, उसके साथ इस क्रीपर को भुंग लोटी को जब मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो सैफ्रॉन कलर, केसरिया रंग प्राप्त होता है। और मुख्य रूप से इसका उपयोग असम में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। और जो ईस्टर्न असम है, पूर्वी असम है, इसके चराई देव जिला जो है, इसके एक बौद्ध गांव द्वारा इसको संरक्षित करने के लिए एक निकट अवस्थित एक वन, यानी कि चाला संरक्षित वन, इसको गोद लिया गया है। तो बौद्ध गांव ने चाला रिजर्व फॉरेस्ट को जो है वो गोद लिया है, बुद्धिस्ट विलेज ने इस चीज को, भुंग लोटी को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो बस एक सिंपल सी चीज आपको भुंग लोटी के बारे में ध्यान में रखनी है कि क्रीपर है, ये लता है, और किस पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जैक फ्रूट की रूट्स के साथ, यानी कि जैक फ्रूट ट्री जो होती है, कटहल का जो पेड़ होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं, उसके साथ मिक्स किया जाता है, तो सैफ्रॉन कलर जो है वो प्राप्त होता है। तो ये बेसिक सा फैक्ट है जो बस थोड़ा सा ध्यान में रखना। गाइस, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया की बात करें, भारत में सार्वभौमिक अभिगम्यता की बात करें, तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कुछ चीजें। तो यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे कि दिव्यांगजन जो लोग होते हैं, जो चल नहीं पाते, है ना, तो उनके लिए आप ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करो कि वो उस मतलब एनवायरमेंट को जो है, यानी कि कहीं पर भी वो जा रहे हैं, किसी जगह पर, किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था हो, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स हो, राइट? और उनके लिए अगर जैसे कि वो सीढ़ी नहीं चढ़ पा सकते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर, रैम्प्स जो है वो क्रिएट किए जाए। तो ये होती है यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। तो आपको बता दें कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD, जो हम लोग को देखने को मिलती है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है, इनके द्वारा रिलीज की गई है कुछ हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश जो है, और स्टैंडर्ड्स, मानक जो है वो इनके द्वारा जारी किया गया है यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया के लिए, UAI के लिए। नई गाइडलाइन के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर हैं कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है दिव्यांगजन पर्सन के लिए, तो जो किस प्रकार से वो प्लान किया जाएगा, डिजाइन, राइट, और उसके इंप्लीमेंट तक पूरी चीज जो है वो इसके अंदर इन्होंने मेंशन की हुई है। और नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ रैम्प्स बनाए जाएंगे, रैम्प्स, सीढ़ी की जगह पर रैम्प्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, और भी काफी एक्सेसिबल मोबिलिटी ऑप्शंस दिया जाएगा, राइट। बट रैम्प्स जो है, जो बनाए जाएंगे, वो भी गाइडलाइंस के तहत बनाए जाएंगे।
और गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, पीडब्ल्यूडी जो है, राइट, और जो भी लोग प्लानिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वॉल्व हैं, तो कंस्ट्रक्शन जो है सरकारी बिल्डिंग का, वहां से लेकर मास्टर प्लानिंग जो होती है सिटीज की, वहां तक पूरी गाइडलाइंस जो है वो अभी सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा लाई गई है। तो आपको तो बस सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया की अगर बात हो रही है तो दिमाग में अंडरस्टैंडिंग रखना कि जो लोग चल फिर नहीं पाते हैं तो उनके लिए ऐसी बिल्डिंग बनाना, या मतलब उनके लिए ऐसे कंस्ट्रक्शन जो है वो तैयार करना बिल्डिंग्स में कि जिससे कि वो एक्सेस कर सकें, यानी कि हर एक जगह को वो आसानी से एक्सेस कर सकें। तो ये यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी है। इवन इसके अंदर इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे कि पीडब्ल्यूडी का सिंबल हो गया, फ्रेंडली फैमिली फ्रेंडली फैसिलिटी का सिंबल, ट्रांसजेंडर का सिंबल, तो इस प्रकार के और भी जो सिंबल्स हैं वो उपयोग में लिए जाएं प्लेसेस पर, पब्लिक प्लेसेस पर, राइट। गाइस, चाइना कितनी शाड़ी कंट्री है ये वाली बात तो आप जानते ही हैं, राइट। तो अभी एक और चीज इसकी सिद्ध हो रही है, इसकी जो चंट चलाक खोपड़ी है, राइट। तो बात समझिए, चाइना जो है इसने अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री घोषित किया हुआ है। इसने कहा है कि ये डेवलपिंग कंट्री है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। और यही एक जो चीज है, यही जो एक इसका स्टेटस जो डेवलपिंग कंट्री का है, ये एक बहुत ही बड़ा कंटेंशियस इशू बन रहा है, विवादास्पद मुद्दा जो है वो बन गया है। काफी सारी कंट्रीज जो है वो चिंता व्यक्त कर रही हैं कि एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बेनिफिट्स उठा रही हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस के तहत, कि जो बेनिफिट डेवलपिंग कंट्रीज को मिलना चाहिए वो बेनिफिट्स, यानी कि उन डेवलपिंग कंट्री का शेयर जो है वो चाइना मार रही है। तो इसकी तो हरकत है ही कि दूसरे दूसरे की थाली में जो है वो, थाली से खाना जो है वो छीन लेना, राइट। खुद का पेट भरा है बट दूसरे को भी खाने नहीं देना। तो ऐसी हरकत इसकी तो हमेशा से ही रही है, राइट। तो काफी हरकतबाज ये चाइना हम लोग को देखने को मिल रही है। अब सोचिए आप कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और ऊपर से दूसरी कंट्रीज को लोन दे रही है। ये लोन बोलती है कि आप हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने, हम आपको जो है वो लोन देंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। और इंटरनेशनल लेवल पर बेनिफिट उठाने के लिए अपने आप को इसने डेवलपिंग कंट्री बोला हुआ है। तो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली इसकी हरकतें हमें नजर आती हैं, राइट। तो और इसके अलावा चिंता जो है वो ये भी व्यक्त की गई है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस जो है, जो बांग्लादेश के पास है, वो भी जो है वो हट जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा के मामले में जो है वो आगे बढ़ेगा, यानी कि इंडिया के कंपैरिजन में बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा जो है वो बढ़ रही है। तो इसके तहत बांग्लादेश का जो दर्जा है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का, वो भी जो है वो उससे छिनने वाला है। तो ये दो इश्यूज हैं, बट मेनली हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा है क्या एग्जैक्टली। तो पहली चीज क्लियर रखो कि कोई भी डेफिनेशन नहीं है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर। और जो भी मेंबर्स जो होते हैं वो स्वयं खुद ही जो है वो अनाउंस करते हैं कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मेंबर्स खुद ही अनाउंस करते हैं कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। बट हाँ, दूसरी कंट्रीज उनको चैलेंज कर सकती है उनके इस डिसीजन को, जैसे कि चाइना के डिसीजन को चैलेंज किया जा रहा है। और गाइस, किसी कंट्री को अगर डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिलता है तो उसके क्या लाभ हैं, तो आप जानते ही हैं, आपको पता भी है, कई बार आपने सुना भी होगा कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करें, राइट। तो ऐसे कई बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट डील की अगर हम बात करें, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें यही मुद्दा उठता है कि डेवलप्ड कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री को फंड करें क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। पता है नहीं वाली बात, तो बहुत बेसिक सी चीज है, कई बार आपने न्यूज में सुनी होगी। सो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंट्री को मिलता है तो उसके साथ उसको काफी सारे अधिकार मिलते हैं। डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस इंश्योर करता है कि एक कंट्री को स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीमेंट्स हैं और जो उसके कमिटमेंट्स हैं, तो वो और ज्यादा टाइम में वो कंट्री जो है वो टाइम लेकर जो है वो उसको इंप्लीमेंट कर ले। मतलब जैसे होता है ना कि कई बार डब्ल्यूटीओ के नियम आते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा टाइम दे दिया जाता है कि एक काम करो, आप इस नियम को कुछ समय बाद जो है वो इंप्लीमेंट कर लेना, है ना। और इसके अंदर काफी सारे उपाय दिए जाते हैं कि डेवलपिंग कंट्री कैसे ट्रेड अपना बढ़ा सकती है। कई बार जब ट्रेड की बात आती है तो डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो डिस्काउंट्स या ड्यूटी फ्री की जो है वो बात की जाती है कि इस डेवलपिंग कंट्री के लिए कस्टम ड्यूटीज जो है वो फ्री करो या कम करो, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। उनके ट्रेड इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, सेफगार्ड किया जाता है, राइट। उनको सपोर्ट किया जाता है कि वो
कैपेसिटी बिल्डअप करें, जिससे कि वो डिस्प्यूट्स, विवाद वगैरह जो है वो उसको रिजॉल्व कर सके इंटरनेशनल लेवल पर, और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए उनकी हेल्प की जाती है डेवलपिंग कंट्रीज की। तो इस प्रकार से फायदा मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज को। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मानदंड है, जो नॉर्म्स इसका हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है डेवलप, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को। तो इस सिस्टम के तहत यही कंट्रीज को इसी प्रकार से जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है या डेजिग्नेट किया जाता है। ये चीज जो है वो चेक की जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि उस कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट है और कितना नहीं है। तो ये वेल रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट देखा जाता है, डेवलपमेंट को जो है वो मेनली ध्यान में रखा जाता है। और आर्टिकल 18 जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT का देखने को मिलता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि एक्चुअली में एक कंट्री जो होती है वो डेवलपिंग कंट्री जो है वो तब हम लोग को देखने को मिलेगी जब उस कंट्री के अंदर लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा या फिर वो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज पर होगी, राइट। तो ये चीज जो है वो देखी जाती है मेनली। और इसके अलावा जो कंट्रीज जो होती हैं वो अपने आप को खुद से जो है वो डेजिग्नेट करती हैं या तो डेवलपिंग या तो डेवलप्ड, और इसलिए करती हैं क्योंकि उनको एडवांटेज जो है वो मिलता है काफी ज्यादा, राइट। चाहे वो गैट की तरफ से ले लो या दूसरे स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन जो है वो हम लोग को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखने को मिलते हैं, राइट। मेन एम ये होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, राइट, इंश्योर करना कि उनको थोड़ा समय मिल जाए WTO के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए, है ना। जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उनको बहुत ही सस्ते रेट में जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। और भी काफी सारे बेनिफिट्स डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाते हैं। और स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का प्रोविजन जो है वो क्या है, तो यही सब चीजें हैं कि अगर वो WTO के एग्रीमेंट्स आ रहे हैं या कमिटमेंट्स आ रहे हैं या कोई इंटरनेशनल बॉडी के कमिटमेंट्स आ रहे हैं, तो डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा टाइम दे दिया जाता है उसको फुलफिल करने के लिए, है ना। उनको उपाय प्रोवाइड किए जाते हैं कि कैसे वो ट्रेड करें, राइट। और इसके अलावा सभी के सभी WTO मेंबर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की कि डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर ना हो, सेफगार्ड रहें। सपोर्ट किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो कैपेसिटी बिल्डअप करें, राइट, और हैंडल करें डिस्प्यूट्स वगैरह को और इंप्लीमेंट करें टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को, राइट। और क्या क्या प्रोविजन लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो जो कंसेप्ट होता है नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर एक डेवलप्ड कंट्री, मतलब एक डेवलप्ड कंट्री जब भी हम लोग को देखने को मिलता है कि हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्री की, तो वो हेल्प इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल कि एक डेवलप कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री के ऊपर कस्टम ड्यूटीज या फिर टैरिफ जो है वो कम कर दी, तो डेवलप्ड कंट्री ये ना सोचे कि डेवलपिंग कंट्री भी उसके लिए कस्टम ड्यूटीज और टैरिफ जो है वो कम कर देगी, राइट। यानी कि रिटर्न में कुछ ना सोचे, आप एक तरफा जो है वो हेल्प करो, बस ये चीज रहती है इसके अंदर, राइट। ये फायदा हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलता है। और डेवलप्ड कंट्रीज की क्या डिमांड हम लोग को देखने को मिलती है, तो कुछ समय से विकसित देश जो है, डेवलप्ड कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, मेनली USA, ये कह रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि जो भी बेनिफिट्स डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जा रहा है वो समाप्त करो। नियरली 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो हम लोग को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के देखने को मिलते हैं, वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो अवेल कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, और वीकर कमिटमेंट्स जो है वो करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, और खुद इस प्रकार से अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो घोषित करके काफी सारे बेनिफिट जो है वो ले लेते हैं। तो ये चीज है गाइस, तो सिंपल सी, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए। तो हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, सिंपल सी लाइन, आप बस यही ध्यान में रखो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपिंग, डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो एक कंट्री अपने आप को खुद को स्वयं घोषित करती है, और WTO सिर्फ ये देखती है कि उस कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट है कितना नहीं है, और दूसरी कंट्री उसको बस चैलेंज करती है। और एक कंट्री को अगर डेवलपिंग कंट्री का टैग मिल जाता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो प्राप्त होते हैं। बस गाइस, पार्टी सिंबल को लेकर इलेक्शन कमीशन कैसे डिसीजन लेती है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। बताया जा रहा है कि फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर अरमिंदर सिंह, इन्होंने एक अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस जो है वो बनाई है, और इसकी इनकी पार्टी को जो है वो एक पार्टी सिंबल भी मिला है, हॉकी स्टिक और बॉल का। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सिंबल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को कैसे अलॉट किए जाते हैं। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिंबल अलॉट करने के लिए हमें देखने को मिलता है, तो जिस समय पार्टी या कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे होते हैं, तो उसी समय इलेक्शन कमीशन की फ्री सिंबल की लिस्ट में से उनको 3 सिंबल चूज करने के लिए दिए जाते हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन की फ्री सिंबल की लिस्ट होती है जिसमें लगभग 200 सिंबल्स होते हैं। तो इनमें से कहा जाता है इस कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को कि आप अपने पास से कोई भी 3 सिंबल जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो चूज कर लो, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3।
और एक सिंबल फिर बाद में जाकर उस पार्टी या कैंडिडेट को अलॉट किया जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आधार पर। अब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस क्या है? तो सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखो कि एक पर्चा है जिसमें 200 सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। अब आप हो, आपका फ्रेंड है, राइट। अब आपने उस पर्चे पर जो सिंबल एक्स नाम का सिंबल, एक्स मान के चलो एक एक्स सिंबल है, तो उसने उस सिंबल को आपने चूज कर लिया, उसको अपनी पहली प्रायोरिटी पे रखा, और आपके फ्रेंड ने भी उसी सेम सिंबल को चूज किया, बट उस व्यक्ति ने दूसरी प्रायोरिटी पे रखा उस सिंबल को, राइट। तो ये सिंबल सबसे पहले किसको अलॉट होगा? जो सबसे पहले आया है और जिसने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी जो है वो बताइए कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये सिंबल होगा, या सबसे पहले मान के चलो कि उसने जो सिंबल्स रखे कि मतलब जो सबसे पहले चूज कर लेगा वो सिंबल उसका हो जाएगा, यानी कि जिसने सबसे पहले आकर जो है वो बता दिया कि ये सिंबल मुझे चाहिए, तो वो उसके पास जो है वो चला जाएगा, राइट। फिर उसकी सेकंड प्रायोरिटी पे जो सिंबल होगा वो उसको मिलेगा, है ना। मतलब जैसे कि आप आए और आपका फ्रेंड आया, चलो मान लेते दोनों ने ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो सिंबल रखा है, बट आप पहले आए तो आपको पहले मिल गया, फिर आपके दोस्त को वो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल नहीं मिलेगा, उसके लिए दूसरी प्रायोरिटी जो है वो देखी जाती है, राइट। तो इस प्रकार से रहते हैं। तो इस प्रकार से 3 सिंबल में से एक सिंबल तो उनको मिल ही जाता है, राइट। अब आपका ये सवाल होगा कि सर मान लेते कि तीनों सिंबल ही ना मिल पाए, तो उसकी किस्मत इतनी खराब रही कि तीनों ही सिंबल जो है उसके हाथ से चले गए, फिर इलेक्शन कमीशन उनको कोई और सिंबल जो है वो लेने के लिए जो है वो बोलती है, जो बचे हुए रहते हैं, राइट। तो इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जब भी कोई एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को देखने को मिलती है, वो स्प्लिट होती है, वो अलग होती है, राइट। किसी भी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, इसका जब विभाजन होता है, ये स्प्लिट होती है, तो इलेक्शन कमीशन फिर डिसीजन लेते हैं कि सिंबल जो है वो उस स्प्लिट में से किसको देना है। मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी इमेजिन करो दो भाग में बढ़ गई, भाग ए भाग दो। अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि उस पॉलिटिकल पार्टी का ओरिजिनल सिंबल किसके पास जाएगा, भाग ए या भाग दो, भाग एक या भाग दो किसके पास जाएगा, तो वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। तो पावर्स क्या है इलेक्शन कमीशन की? तो इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968, इसने पावर दी है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को और उनको सिंबल जो है वो अलॉट कर सकती है। और पैराग्राफ 15 जो हम लोग को इस ऑर्डर का देखने को मिलता है, उसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, कोई भी मुद्दा होता है राइवल ग्रुप्स या सेक्शंस के बीच में रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के, राइट, तो और वो क्लेम करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम और सिंबल किसके पास जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन मात्र इकलौती ऐसी अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी डिस्प्यूट पर, चाहे वो मर्जर से रिलेटेड हो या स्प्लिट से रिलेटेड हो। और इसकी पुष्टि भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी है सादिक अली एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन ऑफ इंडिया 1971 के केस में। तो इलेक्शन कमीशन इकलौती ऐसी अथॉरिटी है जो कि किसको इलेक्शन मतलब पॉलिटिकल पार्टी का नाम देना है या पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल देना है, वो डिसाइड करेगी इलेक्शन कमीशन ही सिर्फ। और कितने प्रकार के सिंबल्स होते हैं? तो दो प्रकार आपको ध्यान में रखना है, रिजर्व्ड और फ्री। तो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन संशोधन आदेश 2017, इसके अनुसार पार्टी सिंबल्स जो होते हैं वो या तो आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड होते हैं या फिर स्वतंत्र यानी कि फ्री होते हैं। तो 8 नेशनल पार्टीज हमारी हैं और 64 स्टेट पार्टीज हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो इनके लिए रिजर्व सिंबल है, राइट, जिस सिंबल को कोई और नहीं ले सकता। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास लगभग 200 फ्री सिंबल्स हैं जो कि अलॉट किए जाते हैं थाउजेंड्स की मात्रा में अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टीज को, और ये इलेक्शन से पहले जो है वो दिए जाते हैं। और व्हाट आर द इलेक्शन कमीशंस पावर इन अ डिस्प्यूट ओवर द इलेक्शन सिंबल व्हेन अ पार्टी स्प्लिट्स? तो पार्टी का जब विभाजन होता है तब चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद में निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियां हैं? तो आपको पता है कि स्प्लिट्स के मामले में या मर्जर के मामले में पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग को जो स्प्लिट होती है लेजिस्लेचर के बाहर, तो पैरा 15 में इसके बारे में क्लियरली मेंशन है, जिसके बारे में हमने बात करी। इसमें क्लियरली लिखा है कि व्हेन द कमीशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि इलेक्शन कमीशन अगर सेटिस्फाई होती है that there are rival sections or group of recognized political party, each of whom claims to be that party, the commission may decide that one such rival or group or none of such rival section or group is that recognized political party, and the decision of the commission shall be binding on all such rival sections or group। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर दो भाग में बट जाती है
तो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करेगी कि पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल किसको देना है दोनों में से, या फिर दोनों में से किसी को भी नहीं देना। तो ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी और इलेक्शन कमीशन के डिसीजन बाइंडिंग नेचर के होते हैं। एंड दिस अप्लाइज टू डिस्प्यूट्स इन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट्स पार्टी। तो ये जो हम लोग को प्रावधान देखने को मिलता है, ये सभी राष्ट्र और राज्यीय दलों, नेशनल और स्टेट पार्टीज के बीच में कोई भी मुद्दा होता है, विवाद होता है, तो उस समय ये प्रोविजन अप्लाई होता है। एंड जब भी स्प्लिट हम लोग को रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का देखने को मिलता है, तो इलेक्शन कमीशन यूजुअली एडवाइज करती है वॉरिंग फ्रैक्शन को। निर्वाचन आयोग आमतौर पर संघर्षरत गुटों को अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से हल करने या अदालत जाने की सलाह देती है। यानी कि बोलती है कि आप एक काम करो, कोर्ट में जाकर अपने प्रॉब्लम जो है वो उसको रिजॉल्व कर दो, राइट। स्प्लिट्स के केस में जब भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है बट अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो इलेक्शन कमीशन सीधे बोलती है आप एक काम करो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में मामले को रिजॉल्व करो। मतलब कि हमें ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, सिर्फ उस पर इलेक्शन कमीशन अपना डिसीजन देती है। बाकी जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है बट जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो उस पर इलेक्शन कमीशन कह देती है कि आप जो है वो कोर्ट में जाकर अप्रोच करो। एंड आपको बता दें कि 1968 से पहले इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इशू किया है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो इशू किया है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का, राइट। तो ये पूरी चीजों के बारे में उस रूल्स में भी जो है वो मेंशन्ड है। तो ये था गाइस पूरा वो टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ इलेक्शन के सिंबल्स जो होते हैं, पार्टी सिंबल्स जो होते हैं, उस पर कौन डिसीजन लेता है, तो उसकी एक आपको अच्छी जानकारी जो है वो हो गई होगी। अब गाइस ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। क्या जजेस केस की सुनवाई से मना कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज ये ध्यान में रखना, केस की सुनवाई से मना करने का मतलब ये नहीं है कि वो केस जो है वो कोर्ट में नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि वो कोर्ट में या फिर उस पर्टिकुलर बेंच में जो जज है वो उस केस को नहीं सुनेंगे, वो एक इंडिविजुअल जज उस केस को नहीं सुनेंगे। इसका मतलब यह है, मतलब ऐसा होता है ना कि कोर्ट लगती है, ठीक है, कोर्ट में हमें देखने को मिलता है जज बैठे रहते हैं, उनके पास जो भी केस आता है वो उनकी ड्यूटी होती है उस केस को रिजॉल्व करना, उसकी सुनवाई करना और अपना जजमेंट देना। बट क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है कि जज मना कर देते हैं उस केस को सुनने से या अपना जजमेंट देने से, राइट, कि उनकी जगह कोई और जज आकर जजमेंट दे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? आप ये बात मान के चलो कि जैसे कि कल को आप जो है वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हो, आपको किसी विवाद को जो है वो रिजॉल्व करना है, बट आपको समझ में आया कि अरे यार ये तो मेरा खास दोस्त है जिसका ये विवाद मेरे पास आ गया, तो कहीं मैं अपनी ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज ना कर दूं, क्योंकि मैंने तो यार जब ड्यूटी ज्वाइन करी थी तो मेरा मेन फोकस था कि मैं सभी को न्यूट्रली ट्रीट करूंगा, राइट, बट ये तो मेरी ड्यूटी के खिलाफ हो जाएगा, मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा या करूंगी, ये आता है ना थॉट। तो उस समय क्या हो सकता है कि आप जो है वो बोल सकते हो कि अरे यार मैं तो अभी बाहर हूं, आउट ऑफ स्टेशन हूं, दोस्त को गोटी दे सकते हो, राइट, कि जिससे कि आप भी जो है वो गलत ना करो और जो किसी के साथ अन्याय भी ना हो, क्योंकि हो सकता है ना कि आप कोई खास दोस्त है उसको बचाने के लिए मे भी शायद आप बायस्ड हो जाओ। तो ऐसे ही होता है जजेस के केस में भी, हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है कि कई केस ऐसे होते हैं जिसमें जजेस के कोई खास दोस्त, मित्र, परिवार, फैमिली मेंबर्स, जब वो किसी ऐसे केस के हिस्से हो जाते हैं और उनके समक्ष जब इस प्रकार का केस आता है, तो जो ईमानदार जो जजेस होते हैं वो ऐसे केसेस को सुनने से मना कर देते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्यूजल ऑफ जजेस या न्यायाधीशों की सुनवाई से इनकार। तो ये है वो टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या जुडिशियल रिक्यूजल होता क्या है, इसको समझते हैं कि न्यायिक निर्भरता या सुनवाई से इनकार, इसका तात्पर्य क्या है। तो जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन ये एक रिक्यूजल होता है। ये ऐसा एक्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि अपने ऑफिशियल एक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं जजेस, जैसे कि कोई लीगल प्रोसीडिंग है, राइट, और मना किस लिए करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण। हो सकता है कि वही जो मैंने आपको परिवार वाला एक क्लॉज बताया कि हो सकता है कि उनका जो कोई परिचित हो जिसका वो केस सुन रहे, तो वो बायस ना हो अपनी, मतलब केस सुनते समय, और अपनी जो ड्यूटीज हैं मतलब उसका सही तरीके से वो अगर नहीं कर पाए, राइट, यानी कि सही तरीके से न्याय नहीं दे पाए, इसका मतलब क्या है कि वो किसी के साथ अन्याय ना कर दें। कि होगा ना, अगर आप जो है वो किसी का फेवर करोगे तो किसी और के साथ हो सकता है कि अन्याय हो जाए, तो वो किसी के साथ अन्याय नहीं जब करना चाहते हैं, तो उस केस में मतलब ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में वो केस को सुनने से मना कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जज जब भी किसी केस में अगर जज बायस हो जाते हैं, वो एक पार्टी का फेवर करने लगते हैं या फिर किसी और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट चले जाते हैं,
राइट, या फिर कोई दूसरी ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि जिसके कारण से उनको ऐसा लगता है कि वो जो है वो सही तरीके से न्याय नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और दूसरी चीज हमें देखने को मिलता है वो रिलेशनशिप का मैटर, जैसा मैंने आपको बताया था कि उनका मतलब जैसे कि जो भी उस केस में आए हैं, इन्वॉल्व हैं, तो उनका उसके साथ कोई रिलेशनशिप है या कोई बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस, जैसे कि जज जो है वो पहले एज अ लॉयर के तौर पर काम करते हो, राइट, किसी व्यक्ति के साथ, और उन्हीं या फिर वहीं पर ही मतलब लॉयर के तौर पर काम कर रहे हैं, और उसी दौरान हमने देखने को मिला कि उसी टाइप का केस जो है, या फिर जिन्होंने उनको काम दिया है, होता है ना कि लॉयर में भी जब लोग काम करते हैं तो किसी लॉयर के, किसी बड़े लॉयर के अंडर ही स्टार्ट करते हैं, तो कोई ऐसे लॉयर का केस फंस गया तो उसको वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, राइट। या फिर पर्सनल नॉलेज हम लोग को देखने को मिलता है कि किसी पार्टी के बारे में उनको पहले से ऑलरेडी पता है वेरियस चीजें, वेरियस फैक्ट्स, तो उसमें भी ऐसा होगा किसी के बायस वो ना चले जाए, राइट, क्योंकि न्यूट्रल होकर पूरी चीजें सुननी होती है ना जिसको, और न्यूट्रल होकर ही न्याय देना होता है। एक्स पार्टी कम्युनिकेशन हो सकता है लॉयर के साथ या नॉन लॉयर के साथ, हम लोग को ये भी चीजें देखने को मिल सकती है कि उनकी एक ही वकील से जो है वो बात हो रही है, दूसरे के वकील से कुछ बातचीत नहीं है, राइट, या फिर दूसरे का वकील वहां पर मौजूद नहीं है किसी XYZ रीजन के कारण, तो एक्स पार्टी कम्युनिकेशन ना हो जाए, तो इसको भी देखना पड़ता है, राइट। कई बार रूलिंग्स, कमेंट्स और कंडक्ट भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, न्यायाधीशों के अधिनिर्णय, टिप्पणियां और आचरण वगैरह भी हम लोग को देखने को मिलता है, जिस कारण से वो नहीं चाहते कि उस केस को वो कंटिन्यू करें, राइट। तो इस संबंध में क्या कोई कानून है? तो देखो, वैसे तो कोई रूल नहीं है, अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कहीं पर लिखा हुआ है कि कोई रूल है, तो निश्चित नियम निर्धारित नहीं है इस चीज से रिलेटेड, रिक्यूजल से रिलेटेड। बट जब जजेस अपने ऑफिस की ओथ लेते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट्स के हों, राइट, तो वो प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज को जो परफॉर्म करेंगे, जो न्याय जो प्रोवाइड कराएंगे, वो किसी के फेवर पर नहीं करेंगे, किसी के डर से नहीं करेंगे, ना अपनी किसी इच्छा से करेंगे, ना अफेक्शन से करेंगे। तो इस चीज की जो है वो ओथ लेते हैं। जैसे कि आप भी जब IAS IPS बनोगे, तो आप भी जो है ड्यूटी को ज्वाइन करने से पहले जो है वो आपकी भी कुछ मतलब लीगैलिटी होती हैं जिनको आप साइन करोगे, राइट। तो उस समय ऑब्वियस सी बात है कि आपकी भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, एथिक्स होंगे, जिनको फॉलो करते हुए आपको चलना पड़ेगा। तो जो ईमानदार जो जजेस होते हैं ना, वो इस प्रकार की प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। बट बाकी केसेस में तो आपको पता ही है, बोलने की आई डोंट थिंक की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है, तो जस्टिस जे चेलमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस इंडियन यूनियन 2015 के केस में अपनी राय दी थी कि जहां भी किसी न्यायाधीश के आर्थिक हित प्रतीत होते हैं, किसी भी जजेस के पेक्यूनरी इंटरेस्ट जहां पर होते हैं, वहां पक्षपात संबंधी बायस के आधार पर, यानी कि बायस के आधार पर किसी वास्तविक खतरे या तर्कपूर्ण संदेह की जांच की आवश्यकता नहीं होती। तो यह चीज जो है वो इनके द्वारा कहा गया था। गाइज, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर अकेडमी फॉर IAS पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि MCQs आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 PM पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 PM पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें, और रात में 8 बजे 8 PM पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी PDF भी आ जाती है। तो PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगी, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है 9 PM पर। सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ PDF भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी PDF भी जो है वो आपको मिल जाती है, PPT PDF, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है। आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है,
राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4 पेपर 1 2 3 4 जीएस पेपर 1 2 3 4 पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइज हम डिस्कस करेंगे कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में, कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में। बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट मामले से अपने आप को पीछे कर लिया है। जब भी कभी कोई जज किसी केस की सुनवाई से पीछे हट जाते हैं, यानी कि किसी केस को सुनने से पीछे हट जाते हैं या किसी केस में जजमेंट देने से पीछे हट जाते हैं या कार्रवाई करने से पीछे हट जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रिक्यूजल कहते हैं। रिपीट करो, उसको क्या कहते हैं? रिक्यूजल कहते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना। इन्होंने कृष्णा नदी जल विवाद मामले की सुनवाई से जो है ये पीछे हट गए हैं। राइट, इन्होंने बोला है कि ये सुनवाई नहीं करेंगे, ये इस केस में अपने आप को जो है वो इन्होंने पीछे कर लिया है। तो ये सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखिएगा। राइट, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि दोनों जज जो हैं वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अपमानजनक और निंदात्मक आलोचना इनकी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही उस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जो जिस स्टेट्स का विवाद है ये। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को जो है वो पीछे कर लिया है। बट आपको बता दें गाइस कि जब भी कोई व्यक्ति जज बनते हैं तब उस समय ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है कि एक व्यक्ति जो है वो बिना किसी भय, बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के और बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी फेवर के न्याय देंगे। बट बावजूद इसके इन्होंने ये पीछे हट गए। राइट, बट रिक्यूजल की पावर रहती है, आपको पता होगा रिक्यूजल के बारे में, कि अगर जज को लगता है कि किसी केस में वो जो सुनवाई कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जाने अनजाने में उनसे जो है वो मतलब वो पक्षपात अगर कर सकते हैं जाने अनजाने में। राइट, हो सकता है ऐसा, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो। राइट, तो फिर वो पीछे भी हट सकते हैं और इस कंडीशन को रिक्यूजल कहा जाता है। राइट, तो ये एक चीज थी जिसके बारे में ये टॉपिक हम लोग को न्यूज पे देखने को मिला है। बट जो मेन चीज है, पहली बात तो वो ये है कि कृष्णा रिवर डिस्प्यूट जो है, यानी कि कृष्णा नदी को लेकर जो विवाद है, वो किन राज्यों के बीच का है। तो आपको ये राज्य के नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। याद रखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 4 राज्यों के बीच में कृष्णा नदी के पानी को लेकर विवाद हम लोग को देखने को मिल रहा है। और हुआ ये था कि गाइस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2011 को केंद्र सरकार को मना कर दिया था कि केंद्र सरकार ऑफिशियल गैजेट में, राइट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के जो फाइनल ऑर्डर जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेकंड का, मतलब कि आसान और सिंपल शब्दों में कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो था, यानी कि एक कोर्ट जो थी, न्यायालय जो बनाई गई थी, स्टैब्लिश की गई थी ट्राइब्यूनल कृष्णा नदी के मामले को जो है वो सुलझाने के लिए। तो इस ट्राइब्यूनल ने जो अपना फाइनल ऑर्डर दिया था, यानी कि बताया था कि किन किन स्टेट को जो है वो कितना कितना पानी एलोकेट किया जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को कितना पानी मिलेगा। आप बोलोगे कि सर अभी आपने बोला कि 4 राज्यों का है ये विवाद, अब अभी तो आप सिर्फ 3 ही राज्य बोल रहे हो, तेलंगाना को आप भूल गए हो क्या? तो मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर 2011 का है। और तेलंगाना कब बनी है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। 2014 में तेलंगाना बनी है। तो जिस समय तेलंगाना नहीं बनी थी तो उस समय एक हमें देखने को मिल रहा था कि ट्राइब्यूनल ने जो है ऑर्डर अपना पेश कर दिया था कि तीनों राज्यों को कितना कितना पानी जो है वो बटेगा कृष्णा नदी का। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, केंद्र को ऑफिशियली पब्लिश करने से मना कर दिया था इस ऑर्डर को। और आपको बता दें गाइस कि प्री कंडीशन होती है, पूर्व शर्त होती है कि अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना है तो उसके ऑर्डर को जो है वो पब्लिश करना जरूरी है। राइट, केंद्र सरकार के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में। तो केंद्र सरकार को पब्लिश करने से मना कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो कर्नाटक यही बोल रहा है कि ऐसा मत करो, इसको अलाउ करो, राइट, कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाए। तो पूरा मुद्दा है क्या, इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का। गाइस ये इतना पुराना मुद्दा है कि जिस समय हैदराबाद, निजाम वाला हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि ब्रिटिश राज के समय पर जो हैदराबाद हुआ करती थी और मैसूर हुआ करती थी, टीपू सुल्तान वाला मैसूर, है ना,
तो ये जो क्षेत्र थे उस समय पर भी कृष्णा नदी के पानी को लेकर विवाद था। फिर बाद में जाकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक स्टेट्स बनी, तो इनके बीच में भी ये कृष्णा नदी के पानी की शेयरिंग को लेकर विवाद कंटिन्यू रहा। फिर 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत, और इस ट्राइब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत करी, और रिपोर्ट जो थी वो 1976 में पब्लिश हुई, जिसमें कहा कि 2060,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है कृष्णा नदी का 75% की डिपेंडेबिलिटी के ऊपर, राइट, 3 पार्ट्स में जो है वो बांटा जाएगा। 560,000 मिलियन क्यूबिक फीट महाराष्ट्र को दिया जाएगा, 700,000 मिलियन क्यूबिक फीट कर्नाटक को दिया जाएगा, और 800 आंध्र प्रदेश को दिया जाएगा 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी। तो ये चीज हुई। फिर बाद में नई शिकायतें आई, उठी, नए विवाद जो है वो उठे, असंतोष जो है वो जारी हुआ, व्यक्त किया गया, राइट, स्टेट्स के बीच में, यानी कि तीनों राज्यों ने असंतोष व्यक्त किया। फिर एक दूसरी ट्राइब्यूनल बनी, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, दूसरी बनी 2004 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत करी, और इसने बोला कि कृष्णा नदी की 65% डिपेंडेबिलिटी पर, राइट, कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगा। महाराष्ट्र को 81,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जाएगा, कर्नाटक को 177 और आंध्र प्रदेश को 190, राइट। तो ये चीज हुई, बट ये ऑर्डर क्यों पब्लिश नहीं किया गया? तो हुआ ये कि जब तेलंगाना बनी, राइट, तो डिमांड आई आंध्र प्रदेश की तरफ से कि भैया तेलंगाना को अलग पार्टी बनाओ, और ऐसे करके 4 स्टेट्स जो है उसके बीच में एलोकेशन करो, ना कि 3 स्टेट्स के बीच में, यानी कि कृष्णा नदी का पानी अभी तक 3 राज्यों के बीच में डिवाइड हो रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं, 4 राज्यों के बीच में ये पानी को डिवाइड करो। तो ये चीज है गाइस, जिसके बारे में एक आपको बेसिक सा आइडिया, एक अच्छी जो है वो जानकारी होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। गाइस बात करेंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 3 में आप इस टॉपिक का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है एक ड्राफ्ट, यानी कि मसौदा, और मैंने आपको हमेशा कहा है ड्राफ्ट काम का नहीं होता, बट ड्राफ्ट के माध्यम से हमें समझ में आता है कि सरकार किस डायरेक्शन में कदम उठा रही है। बट हमारा तो मेन फोकस है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, उस चीज को समझना। तो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि इंप्लीमेंट करो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेस्ट टायर मैनेजमेंट के लिए, राइट, कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इंपोर्टर्स हैं टायर के, अब से वो जैसे ही कंज्यूमर टायर का उपयोग करके उसको फेंक देते हैं, तो वो डिस्पोजल को भी ये हैंडल करेंगे। तो अभी आपको एक चीज समझ में यह आ गई होगी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लो कि एक टायर की कंपनी है, ठीक है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, टायर की कंपनी। तो एक टायर की कंपनी ने क्या किया, टायर बनाया, राइट। अब ये टायर लग गए गाड़ी में, राइट, और आपने जो है वो गाड़ी चला ली। कुछ समय बाद आपकी गाड़ी का टायर खराब हो गया, आपने टायर निकाल दिया और नया टायर जो है वो लगा दिया। जहां पर आपने नया टायर लगवाया वहीं पर ही पुराना टायर आपने दे दिया। उस पुराने टायर वाले ने या तो उस टायर को जला दिया या पड़ा रहा, सड़ता रहा वहां पे, राइट। तो ये क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है कि ये टायर जिस कंपनी का है, वो ही कंपनी इस टायर की लाइफ खत्म होने के बाद इसको कलेक्ट करे और अपने पास लाकर इसको रिसाइकिल करे या रीयूज करे, जो उसको करना है करे। बट ये अब से मैन्युफैक्चरर्स या इंपोर्टर्स या प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस लेकर आना अपने पास, जिससे कि वो एनवायरमेंट में सड़ते ना रहें, एनवायरमेंट को खराब ना करें, राइट। तो ये चीज है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, राइट। और इंडिया की बात करें गाइस, तो इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है और चौथी सबसे बड़ी कंज्यूमर है नेचुरल रबर की। हमारी कंट्री के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी कंज्यूमर है रबर की। और आपको बता दें कि जो रेट है, जिस रेट पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज की रेट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियों की इंडस्ट्री जो हम लोग को देखने को मिल रही है, काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, ग्रोथ हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि टायर के नंबर्स भी ग्रोथ करेंगे, राइट। और एनवायरमेंटल रिसर्च और एक्शन ग्रुप, जिसका नाम है चिंतन, तो इन्होंने 2017 में कहा था कि 2035 तक
लगभग 80.1 बिलियन पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि कार्स और यूटिलिटी व्हीकल्स और 236.4 मिलियन टू व्हीलर्स सड़कों पर हम लोग को नजर आएंगी। तो इतनी भारी मात्रा में टायर्स होंगे और पॉल्यूशन जो है इन सोर्सेस से वो एक बड़ा चिंता वाली बात है। ना ही सिर्फ गाड़ी के फ्यूल से पॉल्यूशन होगा बल्कि टायर्स के माध्यम से भी पॉल्यूशन होगा अगर उसको रिसाइकल नहीं किया जाता है तो। क्लियर? तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये चीज तो आपको समझ में आ गई, बट थ्योरेटिकल फॉर्म में आप किस प्रकार से लिखेंगे तो आप ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिए कि इस पर्टिकुलर मतलब पॉलिसी के तहत यानी कि एक पॉलिसी अप्रोच है, इसके तहत हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, फाइनेंशियल और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रीटमेंट और डिस्पोजल की, यानी कि पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी कि आपके द्वारा बनाया गया जो आपका प्रोडक्ट है, कंज्यूमर जब उस प्रोडक्ट का यूज कर लेते हैं यानी कि पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट जो बन जाता है वो, तो उस प्रोडक्ट को ट्रीट करना, उस प्रोडक्ट को प्रॉपर डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रोड्यूसर की होगी। तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये काफी ज्यादा मदद करती है सर्कुलर इकोनॉमी में, राइट? ये डिक्रीज करती है, कम करती है एनवायरमेंटल इंपैक्ट को प्रोडक्ट के, यानी कि प्रोडक्ट के कारण और उसकी पैकेजिंग के कारण होने वाली जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है उसको कम करने में मदद करती है। और ये प्रमोट करती है प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर्स पे, कि जो पॉल्यूशन करेगा वो पे करेगा। पॉल्यूशन कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, राइट? इसमें प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की एंटायर लाइफ साइकिल के लिए। और इंडिया ने पहली बार एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडिया ने 2011 में पहली बार इंट्रोड्यूस करी थी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 और ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 के तहत। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक आपको आइडिया, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा टॉपिक था ये। गाइस बात करेंगे नासा इसरो निसार मिशन के बारे में। सो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट मिशन, सार का इसमें फुल फॉर्म है, SAR का, सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। तो नासा इसरो का ये सार मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसरो ने ऑलरेडी एस बैंड सार पेलोड जो है वो नासा को दे दिया है निसार मिशन के लिए। तो नासा इसरो सार मिशन क्या है तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये मिशन जो है वो किस चीज को स्टडी करेगा? पूरे दुनिया भर के एनवायरमेंटल चेंजेस को स्टडी करेगा, हजार्ड्स को, खतरों को स्टडी करेगा और हेल्प करेगा कि नेचुरल रिसोर्स को बेटर तरीके से मैनेज करने में, और प्रोवाइड कराएगा हमारे साइंटिस्ट को इंफॉर्मेशन जिससे कि साइंटिस्ट बेटर तरीके से एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट और उसके पेस को, क्लाइमेट चेंज के पेस को, कि कितनी गति से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, कितनी तेजी से टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, कितनी तेजी से सी लेवल राइज हो रहे हैं, इन सब चीजों का पता लगाने में मदद करेगा ये नासा इसरो का निसार मिशन। और ये पूरे दुनिया को, पूरे ग्लोब को हर 12 दिन में, राइट, 3 साल के इसके मिशन में कैप्चर करेगा, यानी कि 3 साल का टोटल इसका मिशन है। और इन 3 सालों में हर 12 दिन में धरती की ये इमेज जो है वो निकालेगा, पूरी धरती की कंप्लीट इमेज, धरती की जमीन, धरती में मौजूद आइस शीट्स जो है, सी आइस जो है, पूरी जानकारी देगा प्लैनेट से रिलेटेड, धरती के बारे में। ये मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा कि हमारी धरती का प्लैनेट सरफेस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, एज स्मॉल एज 0.4 इंचेस ओवर एरियाज अबाउट हाफ द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट। 0.4 इंच जितनी छोटी ग्रह की सतह की गतिविधियों का पता लगाएगा ये बहुत छोटे, यानी कि एक टेनिस कोर्ट के लगभग छोटे आकार तक के क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, उसका भी ये आइडिया हमें देगा। नासा इसमें प्रोवाइड करा रही है एक रडार, राइट, सैटेलाइट के लिए, हाई रेट कम्युनिकेशन सब सिस्टम, साइंस डेटा के लिए नासा प्रोवाइड करा रही है, जीपीएस रिसीवर प्रोवाइड करा रही है, और एक पेलोड डेटा सब सिस्टम प्रोवाइड करा रही है। और हम लोग जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेसक्राफ्ट बस, सेकेंड टाइप का रडार जिसे एस बैंड रडार कहा जाता है,
और लॉन्च व्हीकल और एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज, ये सब चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और निसार के अंदर हम लोग को लार्जेस्ट रिफ्लेक्टर एंटीना हमें देखने को मिलेगा, जिसको अभी तक नासा ने सबसे बड़ा जो एंटीना है जिसे लॉन्च किया है वो इसमें लगाया जा रहा है। और इसका प्राइमरी गोल में ये मदद करेगा जैसे कि ट्रैक करने में, धरती के सरफेस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको ट्रैक करने में, वार्निंग साइंस देगा ये इमिनेंट वॉल्केनिक इरप्शन की, यानी कि चेतावनी देगा ज्वालामुखी विस्फोट की, राइट। और साथ ही साथ हेल्प करेगा हमारे ग्राउंड वाटर सप्लाईज को मॉनिटर करने में भी, भूजल आपूर्ति निगरानी में मदद करेगा और ट्रैक करने में मदद करेगा कि आइस शीट्स जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, बर्फ की चादरें जो हैं वो किस दर से और कितनी तेजी से पिघल रही हैं, इसका पता लगाने में ये सब चीजें मदद करेंगी, राइट। तो ये सिंथेटिक अपार्चर रडार सार है क्या? तो इसका नाम जो है गाइस निसार, इसका शॉर्ट फॉर्म है नासा इसरो सार। तो सार का मतलब यह है सिंथेटिक अपार्चर रडार, जो कि नासा जो है वो उपयोग करेगा धरती के सरफेस पर छोटे से छोटे चेंजेस को मेजर करने के लिए। एसेंशियली सार जो है वो एक प्रकार की टेक्निक है जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड कराती है, ये अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। रडार जो है वो क्लाउड के अंदर भी और इवन रात के समय पर भी, डार्कनेस पर भी जो है वो सटीकता से जो है वो इमेजेस दिखा सकेगा, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। इसका मतलब साफ साफ ये है कि वेदर चाहे कैसा भी हो, दिन हो या रात हो, प्रॉपर हाई क्वालिटी की इमेज जो है वो प्रोवाइड कराने में ये सक्षम है डिवाइसेस। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक अच्छी जानकारी, अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए निसार मिशन के बारे में। गाइस दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स जो है, कंप्यूटर में लगाई जाने वाली जो चिप्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, उसकी कमी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भी कोई संकेत नहीं है कि इस प्रकार की चिप्स की जो कमियां हैं वो फुलफिल हो, राइट। कमियों को हम लोग रिड्यूस जो है वो कर सकें। कमी लगातार जो है वो बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कमी इसलिए हो रही है, शॉर्टेज इसलिए हो रही है कंप्यूटर चिप की या सेमीकंडक्टर चिप्स की, क्योंकि क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो उसकी काफी ज्यादा कमी है और ये कमी बढ़ती जा रही है, स्पेशली हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स की, जो कि डिजाइन करते हैं नए प्रकार की चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इंजीनियर्स की कमी है, क्वालिफाइड इंजीनियर्स की, राइट। तो शॉर्टेज हुआ क्यों? तो शॉर्टेज होने की वजह है कि आज की डेट में लोग बाग अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हम लोग को लॉकडाउन के बाद से, पैंडेमिक के बाद से देखने को मिल रहा है ना। तो अब वर्क फ्रॉम होम मतलब कि सभी को लैपटॉप्स की आवश्यकता होती है, राइट। तो लैपटॉप की एकदम से डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। अब लैपटॉप में लगती है कंप्यूटर चिप्स वगैरह, राइट, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह। तो इस प्रकार की डिवाइसेस में ये चिप्स लगती हैं, राइट। अब ये चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा कम है, राइट। और आज की डेट में जो ज्यादा होनी चाहिए थी, जरूरत थी, तो वो हो नहीं पा रही है क्योंकि इंजीनियर्स की कमी है, वर्कफोर्स की कमी है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। और फ्लक्चुएटिंग फोरकास्ट, एक्चुअली इस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज है वो भी उतरने से डरती है। तो हाई इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, डर ये है कि यार अभी तो ये मतलब इसकी डिमांड जो है वो उठ रही है, बट क्या पता आगे चल के इसकी डिमांड जो है वो ठप हो जाए। क्योंकि हुआ ये है कि कार मैन्युफैक्चरर्स ने, ऑटो मेकर्स ने जो है कि कार्स के अंदर भी ये चिप डलती है गाइस। तो ऑटो मेकर्स जो है वो एकदम से इन्होंने अपनी, यानी कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह जो होती है उनकी डिमांड्स को रिड्यूस कर दिया, राइट। क्योंकि कार वार बिक नहीं रही थी तो उन्होंने अपनी डिमांड को रिड्यूस कर दिया। हालांकि 2020 में उन्होंने फिर से ट्राई किया कि चलो यार फिर से हम लोग जो है वो ये परचेज कर लेते हैं, क्योंकि हो ये रहा था कि बड़ी बड़ी कंपनी जो हो रही थी वो इस प्रकार की चिप्स जो है वो उसका अपने पास स्टॉक जो है वो रख रही थी। तो अब ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको ये लगा कि अरे यार अगर सेमीकंडक्टर चिप्स जो है उनका अगर स्टॉक खत्म हो गया, राइट, मार्केट में अगर उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई तो एक तो उसके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे, तो इससे बेटर है कि अभी परचेज कर लो। तो अभी थोड़ा सा उठे हैं ये, यानी कि थोड़ा सा इन्होंने ऑटो मेकर्स ने परचेज करना शुरू किया, बट फिर भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। और इसके अलावा काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जैसे चाइनीज हुआवे कंपनी, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आज की डेट में अपना स्टोरेज बना रहे हैं, मतलब कि इनको रिक्वायरमेंट नहीं भी है बट फिर भी अपने पास जो है वो ये स्टोरेज जो है वो रख रहे हैं, स्टॉक फिलिंग जो है वो कर रहे हैं, भंडारण जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो वो मतलब जमा करते जा रहे हैं इस प्रकार की चिप्स को अपने पास कि ये फ्यूचर में जो है वो यूज कर सकें जब भी सप्लाई का शॉर्टेज हो, राइट। तो ये चीज, और फिर यूएसए के साथ compete कर सकें। तो चाइना का ऑलरेडी पंगा यूएसए के साथ रहता ही है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिकली इसने चिप्स जो है वो अपने पास जो है वो रखना शुरू किया। ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो अपने पास स्टॉक जो है वो मेंटेन कर रही है, दे आर वेटिंग की जैसी इसकी शॉर्टेज हो, प्राइस हाई हो, तो फिर जब उस समय ये निकाल लें। तो ये वही वाला हम लोग को देखने को मिल रहा है, जमाखोरी वाला सिनेरियो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा डिजास्टर्स की बात करें
अब हुआ ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक केस हम लोग को टेक्सास का देखने को मिला था कि हुआ ये था कि एकदम से वहां पर लाइट जो है वो चली गई थी, बिजली जो है वो गुल हो गई थी, राइट, जिसके कारण से सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो शट डाउन हो गए थे, राइट, यानी कि ये जो कंपनीज है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने की एकदम से बंद हो गए थे वो, राइट। तो ये एक इशू यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। साथ ही साथ जापान के अंदर आग लगने के कारण हम लोग को देखने को मिला कि प्रोडक्शन जो है वो डिसरप्ट हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो सेमीकंडक्टर्स जो थे वो डैमेज हो गए थे। तो ये सब भी इश्यूज है, डिजास्टर भी इसके पीछे एक कारण है, शॉर्टेज के पीछे का कारण, राइट। और आज की डेट में इससे जुड़े जो चिंताएं हैं, राइट, कंसर्न्स हैं और इसके इम्पैक्ट जो है शॉर्टेज से जुड़े, तो उसकी अगर हम बात करें तो काफी सारी इंडस्ट्री जो है वो इससे अफेक्टेड है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स जो है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका डिमांड हर एक इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में होता है, राइट। जो भी इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो बनाती हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। और अगर सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब जो चिप होती है ना, ये बताया ये जा रहा है हालांकि मतलब आज की रेट में कि इन चिप की शॉर्टेज के कारण 210 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान जो है वो इस साल जो है वो होने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और प्रोडक्शन का जो लॉस होगा गाड़ियों में, मतलब व्हीकल लॉस के कारण जो प्रोडक्शन में जो कमी आएगी वो 7.7 मिलियन की कमी आएगी, यानी कि इतनी कम मतलब कमी होगी, शॉर्टेज जो है वो होने वाली है। और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जो होती है वो एक्चुअली में काफी सारी, जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था कि काफी सारी इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, राइट, तो उनसे जुड़ी हुई हैं सेमीकंडक्टर चिप्स। तो इसकी शॉर्टेज मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वगैरह हैं उनकी शॉर्टेज, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्रीज है उनकी शॉर्टेज, है ना। तो सीधे सीधे क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि बिना इस चिप के तो काम बनेगा नहीं ना। ये चिप जो है होती है वो टीवी से लेकर स्मार्टफोन हर जगह जो है वो उपयोग में ली जाती है। हमारे जो मोबाइल फोन में छोटा सा मेमोरी कार्ड लगता है ना, वो भी तो एक चिप ही है, राइट। तो वो भी इसी से जो है वो बनती है, राइट, हम लोग को देखने को मिलती है, गेटिंग इट। तो ये चीज है। तो ये सब क्या है कि इससे बड़ी दिक्कतें आएंगी अगर इसकी शॉर्टेज हो जाएगी ना। और आज की डेट में डिजिटल टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर जो है वो काम कर रहे हैं। और उस बीच अगर ये चिप्स की कमी हो गई, सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हो गई, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस सेक्टर टू ग्रो। ये जो सेक्टर है डिजिटलाइजेशन का, जो सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है आज की डेट में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये इनको ग्रो करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इनके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी अगर सेमीकंडक्टर चिप्स अवेलेबल नहीं रही तो। और इंडिया ने जो है वो क्या प्रयास किए हैं सेल्फ सफिशिएंसी को, आत्मनिर्भर को अचीव करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो आपको पता होगा कुछ समय पहले हमने भी जो है वो डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर्स के बारे में, कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 76,000 करोड़ रुपीस की योजना जो है वो हमारी सरकार लेकर आई है, राइट। तो ये चीज आपको पता ही होगा। और हम लोगों ने सेमीकंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर करना भी शुरू किया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। और हम लोग जो है वो ऑफर कर रहे हैं 1 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा कैश फ्लो को हर एक सेमीकंडक्टर कंपनी में। जो भी सेमीकंडक्टर कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो उसको हम लोग जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। और जो भी चिप्स इंडिया के अंदर बनती है, लोकली बनती है, उसको हम लोग ने ट्रस्टेड सोर्स का टैग जो है वो दिया है, ट्रस्टेड सोर्स। और इसका इस्तेमाल जो है वो सीसीटीवी कैमरा से लेकर 5G इक्विपमेंट्स तक में किया जा सकता है। और दिसंबर 2021 में सरकार ने इवन इनवाइट भी किया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को चिप मेकर से, मतलब फैब्रिकेशन यूनिट्स को सेटअप करने के लिए। यही जो 76,000 करोड़ रुपीस की जो स्कीम थी, तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। बट एक्जैक्टली सेमीकंडक्टर चिप्स होती क्या है, तो इन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहा जाता है, आईसीस भी कहा जाता है, या माइक्रो चिप भी इनको कहते हैं। ज्यादातर ये सेमीकंडक्टर चिप किससे बनी होती है, तो ये सिलिकॉन से या फिर जर्मेनियम से जो है वो बनी होती है, या फिर गैलियम आर्सेनाइड जैसे जो कंपाउंड्स होते हैं उससे बनती है, राइट। और ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है उनको स्मार्ट और फास्टर जो है वो बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप। और बिना इलेक्ट्रॉनिक चिप के इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो चल ही नहीं पाएगा, ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। यूजुअली सिलिकॉन से बनती है ये, राइट। और मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सेमीकंडक्ट जो है वो करती है, राइट। और चिप मतलब सेमीकंडक्ट करना यानी कि एक प्रकार से पावर जो है वो प्रोवाइड कराना एक डिवाइस को, राइट। और मेमोरी चिप होती है ये, जो कि डेटा स्टोर करती हैं, राइट। और जो कि बहुत ज्यादा आपको दिखाई देता है आपके मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड जो लगा है ना, वो यही है, मेमोरी चिप ही हम लोग को, सेमीकंडक्टर ही हम लोग को देखने को मिलता है। फिर एक होती है लॉजिक चिप जो कि और एडवांस होती है। ये एक पूरे प्रोग्राम को जो है वो चलाती है, एक डिवाइस के ब्रेन के तौर पर काम करती है। आपने कभी मोबाइल फोन को खोल के देखा होगा या कंप्यूटर को खोल के देखा होगा, उसमें ग्रीन या ब्लू कलर का एक बोर्ड लगा रहता है, राइट। और उस बोर्ड में आपने देखा होगा बीच बीच में बहुत सारी छोटी छोटी सी चिपें जो है वो बनी रहती हैं, छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की चिप्स जो दिखाई देती है वो यही है।
राइट। वो ये क्या है, ये एक प्रोग्राम को चलाने के लिए मदद करती है, राइट। पूरा ब्रेन होता है एक पर्टिकुलर डिवाइस का। तो इस प्रकार की भी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव चिप्स भी जो है वो बनती है। चिप जो है वो छोटी से छोटी, एज इजी एज मेमोरी कार्ड टाइप की चिप होती है, और एज एडवांस एज जो कि वो इलेक्ट्रिकल या जो आप मदरबोर्ड कहते हैं उसमें जो है वो लगी रहती है डिवाइसेस के, राइट, जो कि उसका ब्रेन के तौर पर जो है वो ऑपरेट करती है, काम करती है। तो ये चीज है गाइस, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमने बात करी, और इससे रिलेटेड जो आज की डेट में शॉर्टेज हो रही है तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको टॉपिक समझ में। गाइस डिस्कस करेंगे जन धन योजना के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डेटा जारी किया है जिसमें बताया है कि जन धन अकाउंट में अभी तक टोटल 1.5 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया गया है। और इस स्कीम की परफॉर्मेंस की गाइस बात करें 2021 तक, तो टोटल नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो अकाउंट्स हैं वो 44 करोड़ से भी ज्यादा हैं, और 54 करोड़ जनधन अकाउंट जो है वो गांव क्षेत्र और सेमी अर्बन बैंक ब्रांचेस के हम लोग को देखने को मिल रहा है। और उसमें नियरली 21.61 करोड़ अकाउंट जो है वो महिलाओं के हैं एज ऑन 29 दिसंबर 2021। इसमें स्कॉलरशिप, सब्सिडी, पेंशन, कोविड रिलीफ फंड, राइट, बैंक अकाउंट में जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है लोगों को पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जनधन अकाउंट में, तो ऐसी सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। तो इस इन सर्विसेज के माध्यम से पैसा जो है वो ट्रांसफर किया गया है। अब एग्जैक्टली बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो 15 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। ये नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है। ये इंश्योर करने के लिए कि फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस जैसे कि बैंकिंग और सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, तो ये सब सर्विसेज जो है वो बहुत ही सस्ते तरीके से, अफोर्डेबल तरीके से लोगों को मिल सके, लोग बैंकिंग सर्विसेज का उपयोग कर सकें। इस उद्देश्य से ये मिशन जो है वो लाया गया था। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि इंश्योर करना कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सेस सभी को अफोर्डेबल रेट में मिल सके, जैसा अभी हमने बात करी। और इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है कि कॉस्ट को कम करने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज कॉस्ट को कम करने के लिए और इसकी रीच को बढ़ाने के लिए, राइट। और कुछ स्कीम के अंदर जो मूल तत्व जो है, बेसिक टेनेंट जो है वो ये है बैंकिंग द अनबैंक्ड। तो ये चीज नोट करो, बैंकिंग द अनबैंक्ड, कि जिसके बैंक के खाते नहीं है, जो बैंक की सर्विसेज जिसके पास नहीं है, उसको बैंकिंग सर्विसेज से जो है वो जोड़ना, राइट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो है वो लोगों का ओपन कराना, मिनिमल पेपर वर्क से कम पेपर वर्क के साथ, न्यूनतम कागजाई कार्रवाई के साथ, केवाईसी में रिलैक्स करना, नो योर कस्टमर या ई केवाईसी, इन सब चीजों में रिलैक्स करना, अकाउंट ओपन करना कैंप मोड पर, राइट, शिविर लगाकर खाता खुलवाना, जीरो बैलेंस जीरो चार्ज वाला खाता खुलवाना, राइट। तो ये इसके कुछ बेसिक चीजें हैं। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, सभी के लिए सुरक्षा, सभी को डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराना, इंडिजीनियस डेबिट कार्ड, कैश विड्रॉ करने के लिए, पेमेंट करने के लिए पीओएस मशीन पे, मर्चेंट लोकेशन पर, राइट। फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज 2 लाख रुपए तक प्रोवाइड कराना, ये भी इसके अंदर शामिल है। फंडिंग द अनफंडेड, राइट, सभी के लिए वित्तीय सहायता, दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट, तो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो ये बेसिक तत्व है, मूल तत्व है इस पर्टिकुलर स्कीम के, प्रधानमंत्री जनधन योजना के। और ये स्कीम जो है वो 6 पिलर्स के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिल रही है। ये 6 पिलर्स क्या क्या है, तो यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, ब्रांच और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स, राइट, शाखा और बैंकिंग सुविधादाता, राइट, मतलब कि लोगों को बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंचाना, लोगों के लिए बैंकिंग सर्विसेज आसान करना। बेसिक सेविंग बैंकिंग अकाउंट जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो 10,000 रुपए तक की सभी हाउस होल्ड के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जिसमें सेविंग्स को प्रमोट करना, सेविंग अकाउंट को, एटीएम का उपयोग करना सिखाना, राइट, मतलब गेट रेडी फॉर क्रेडिट, लोगों को लोन लेने के लिए जो है वो उनको अवेयर करना कि कैसे वो फॉर्मल सोर्सेस के थ्रू लोन ले सकते हैं, राइट। इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना, राइट।
बेसिक मोबाइल फोन्स की मदद से लोग बैंकिंग कर सकें, ये चीज उन्हें सिखाना। तो ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का हिस्सा है, राइट। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, तो क्रेडिट गारंटी फंड जो है वो बनाया गया, राइट, जिससे कि बैंक जो है वो डिफॉल्ट के अगेंस्ट जो है वो गारंटी प्रोवाइड करा सके, राइट। भुगतान में चूक होने पर बैंकों के लिए गारंटी प्रोवाइड कराना, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवरेज जो है वो 1 लाख रुपए का और लाइफ कवर जो है वो 30,000 रुपए का प्रोवाइड किया गया कि 15 अगस्त 2014 से लेकर 31 जनवरी 2015 के बीच में जिसने अकाउंट खुलवाया तो उनको इंश्योरेंस भी दिया गया। पेंशन स्कीम्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए शुरू करवाई गई, तो ये सब चीजें भी इसके अंदर शामिल है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो कुछ नए फीचर के साथ एक्सटेंड हुई, इसका विस्तार जो है वो किया गया। शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिला कि हर एक हाउस होल्ड से हर एक अनबैंक्ड अडल्ट के पास किया गया। पहले तो हर एक घर में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, इस पर जो है वो मेनली फोकस किया जा रहा था। फिर बाद में कहा गया कि हर एक व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उसका बैंक अकाउंट खुलवाओ। रुपे कार्ड जो है वो इशू करवाया गया। फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज जो है रुपे कार्ड पर जो है वो बढ़ा दिया गया, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कर दिया गया, राइट। जिनका भी अकाउंट जो है वो 28 अगस्त 2018 के बाद खुला है तो उनको रुपे कार्ड जो मिलता है तो उसमें उनका इंश्योरेंस भी जो है वो किया जाएगा, राइट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बढ़ा दी गई, ओवरड्राफ्ट की लिमिट जो है वो डबल कर दी गई, 5,000 से 10,000 कर दी गई और 2,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट जो है वो बिना किसी कंडीशन के कर दिया गया। और इवन अपर एज लिमिट जो है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की भी इंक्रीज कर दी 60 से 65 साल। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी इस स्कीम से रिलेटेड गाइस। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो चीज मैंने आपको बताई है पूरी प्रॉपर है। इतनी चीज बस आपको ध्यान में रखनी है इस स्कीम से रिलेटेड। एग्जाम में इन्हीं चीजों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट।